हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके आगे के बारे में जानेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक सेवा है जिसके तहत उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करता, बल्कि इंटरनेट से जुड़कर सेवा प्रदान करता कंपनी के सर्वर से प्राप्त करता है। इस परिकल्पना में क्लाउड शब्द का अर्थ इंटरनेट। अब देखेंगे हम एस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाते हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट आता है IaaS, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। इसमें इंटरनेट सर्वर, डाटा सेंटर तथा आंकड़ों के संग्रहण की सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे अमेजन सर्वर, ड्रॉपबॉक्स आदि। नेक्स्ट आता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसमें विभिन्न प्रकार के वेब यूटिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने इंटरनेट संबंधी कार्यों को संपादित कर सकता है। इसके लाभ क्या क्या है? मल्टी लोकेशनल एसेस हो सकता है, मल्टी डिवाइस एसेस हो सकता है, सेवाओं का अपडेट आसानी से तथा सेवा प्रदान करता कंपनी के द्वारा किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की पूंजी लागत अपेक्षाकृत कम होती है। क्लाउड पर आंकड़ों का संग्रहण अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, क्योंकि सभी आंकड़े एक केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित होते हैं, है ना। इस सेवा में सॉफ्टवेयर की नकल नहीं की जा सकती है ना, जिससे पायरेसी की संभावना समाप्त हो जाती है तथा कंपनी को उचित लाभ मिलता है और सरकार को उचित राजस्व की प्राप्ति होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रयोग से कार्यालय और सरकारी तंत्रों में बेहतर समन्वय और पारदर्शिता स्थापित की जा सकती है। अब इसकी चुनौतियां क्या क्या है? केंद्रीय सर्वर पर आंकड़ों के संग्रहण के कारण ये साइबर हमलों का केंद्र बन जाता है, जिससे आंकड़ों की सुरक्षा कम हो जाती है। सर्वर पर संग्रहित आंकड़ों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे गोपनीयता और निजता भंग हो सकती है। अब एक मेघराज है, उसके बारे में जाएंगे। ये जीआई क्लाउड है ना। भारत सरकार द्वारा मेघराज नामक क्लाउड उपलब्ध कराई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्लाउड सेवा को ई गवर्नेंस तथा अन्य सरकारी, गैर सरकारी संस्थान और नागरिक क्षेत्र में उपलब्ध कराना है। इस क्लाउड सेवा के केंद्रीय सर्वर की स्थापना भारत में ही की गई है और इस पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू होता है, जिससे उपभोक्ताओं की कानूनी स्थिति मजबूत रहती है, जो इसे विदेशी क्लाउड सेवा से अलग करता है। मेघराज सेवा को NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अब आता है बिग डेटा। बिग डेटा का अर्थ इंटरनेट पर मौजूद उस विशाल आंकड़े से है, जो सामान्य उपभोक्ता, संस्था या व्यापारिक प्रतिष्ठान के द्वारा इंटरनेट पर किए गए कार्यों से पैदा होता है। ये आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं और इनका कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है। इन आंकड़ों के लक्षण को 3V सिद्धांत पर समझा जा सकता है। 3V मतलब वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। इन आंकड़ों के क्रमबद्ध विश्लेषण से किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित विशिष्ट जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। बिग डेटा का निर्माण ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड भुगतान, मेंबरशिप कार्ड से खरीदारी, ट्रेन या हवाई जहाज की बुकिंग, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग, इंटरनेट सर्च या अन्य इंटरनेट संबंधी कार्य करते समय होता है। बिग डाटा विश्लेषण के लिए डेटा माइनिंग और गणितीय अभिकलन के जटिल तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके विश्लेषण में किसी व्यक्ति के आय का स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक स्थिति आदि का पता लगाया जा सकता है। बैंक और आयकर विभाग इसके प्रयोग से बैंकिंग जालसाजी और टैक्स जैसी घटनाओं को पकड़ सकते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान इसके प्रयोग से अपने व्यावसायिक कार्यों का प्रबंधन और ग्राहकों के रुचि के अनुरूप कर पाते हैं। बिग डेटा के प्रयोग से आनुवांशिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है ना। रोग के संभावना का पता लगाया जा सकता है और उपयुक्त दवाओं की खोज की जा सकती है। कुछ विशिष्ट संदर्भ के आंकड़े के विश्लेषण से राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामलों की पहचान की जा सकती है और उनके रोकथाम के प्रयास किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है।
इसका अर्थ इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध सभी प्रकार के आंकड़ों, सेवाओं के संदर्भ में इंटरनेट की गति को समान दर्जा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी सूचना या सामग्री की उपयोग की स्वतंत्रता प्राप्त होगी तथा इंटरनेट कंपनियां या सेवा प्रदानकर्ता उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। भारत में नेट निरपेक्षता का मामला दिसंबर 2014 में उभरा जब एक एयरटेल ने वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल, है ना, वॉइस ओवर, वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क लेने की बात कही। फरवरी 2015 में फेसबुक और रिलायंस ने मिलकर भारत में फ्री बेसिक्स सेवा की शुरुआत की, जो सिर्फ रिलायंस नेटवर्क पर ही उपलब्ध थी और इसके अंतर्गत कुछ चुने हुए वेबसाइट और इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं थी। इसी दौरान एयरटेल ने एयरटेल जीरो नाम की एक ऐसी ही शुरुआत की। इन सभी मामलों को नेट निरपेक्षता के खिलाफ माना गया, जो इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़ों के साथ भेदभाव करता है, जिससे उपभोक्ताओं के चुनने की स्वतंत्रता प्रभावित होती है तथा कुछ विशिष्ट व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाभ मिलता है। हालांकि इससे छोटे व्यापार तथा स्टार्टअप नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। भारत में नेट निरपेक्षता के विवाद को देखते हुए ए.के. भार्गव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 2015 में अपनी अनुशंसाओं को सरकार को सौंप दिया, जिसके अनुसार नेट निरपेक्ष होना चाहिए। 2016 में लगभग 24 लाख उपभोक्ताओं ने नेट निरपेक्षता के पक्ष में सरकार तक अपनी राय पहुंचाई। 2017 में इस संदर्भ में सरकार ने इंटरनेट कंपनियों और सेवा प्रदानकर्ताओं की राय को भी प्राप्त किया। इन सभी वर्गों से राय प्राप्त करने के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नेट निरपेक्षता के पक्ष में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। ट्राई के सिफारिशों के आधार पर हाल ही में दूरसंचार विभाग के द्वारा नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का ड्राफ्ट जारी किया गया है ना, जिसमें नेट निरपेक्षता को बनाए रखने के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस प्रारूप के साथ भारत में नेट निरपेक्षता के संदर्भ में कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब हम जानेंगे कॉग्निटिव कंप्यूटर, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसका विकास मानव मस्तिष्क के सीखने और सूचनाओं को संग्रहित करने के आधार पर किया गया है। ये कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के समान व्यवहार कर सकता है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से पर्याप्त तार्किक क्षमता विकसित की जा सकती है ना। इसके विकसित स्वरूप को कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इस कंप्यूटिंग प्रणाली के 4 प्रमुख गुण हैं। क्या क्या है ना, पहला है सेल्फ लर्निंग सिस्टम, दूसरा है डेटा माइनिंग, तीसरा है पैटर्न रिकॉग्निशन, चौथा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस कंप्यूटिंग प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य स्वचालित सूचना प्रणाली का विकास है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, बिना किसी प्रश्न के उत्तर का समाधान दे सकता है। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग के क्षेत्र में IBM द्वारा विकसित वाटसन सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त इस प्रणाली से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। HDFC बैंक मुंबई स्थित ERA बैंकिंग रोबोट वाटसन पर आधारित है, जो सामान्य भाषा में प्रश्नों को सुनकर जवाब दे सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग के निम्न क्षेत्रों में प्रयोग किए जा सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में? विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर कार्य संपादन के लिए, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में पैटर्न निगरानी में, वित्तीय अनियमितताओं के पहचानने में, यातायात प्रबंधन में, रोबोटिक सर्जरी, चिकित्सकीय आंकड़ों के विश्लेषण और नई दवाओं की खोज में, सुरक्षा और निगरानी के क्षेत्र में, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त ड्रोन के द्वारा सीमा प्रबंधन और निगरानी में। इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी वो देख लेते। भविष्य में AI के प्रयोग से कुशल रोजगार के क्षेत्र प्रभावित होंगे, हालांकि नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। AI सुरक्षा मानकों को बेहतर तरीके से लागू करता है, जिससे परिवहन क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन कुछ मामलों में AI, है ना, जैसे ड्राइवरलेस कार,
सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बना है, जो इसके सुरक्षा संदर्भों पर संदेह उत्पन्न करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? आईओटी। आईओटी के अंतर्गत सामान्य प्रयोग के विभिन्न यंत्रों और वस्तुओं को सूचना तकनीक के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर, सेंसर, सॉफ्टवेयर आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नेटवर्क में जुड़े सभी यंत्रों और वस्तुओं की डिजिटल पहचान होती है तथा इनके बीच आंकड़ों के आदान प्रदान की अनुमति होती है। फलस्वरूप ये सभी यंत्र मिलकर अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करते हैं और बेहतर कार्य दक्षता प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण किया जा सकता है जो मानवीय हस्तक्षेप के आंकड़े और सूचनाओं का विनिमय कर सकता है। स्मार्ट होम की संकल्पना आईओटी पर आधारित है, जिसमें सभी घरेलू उपकरण आपस में जुड़े होंगे और बेहतर कार्य दक्षता प्रदान करेंगे। इसके द्वारा एम्बियंस इंटेलिजेंस को प्राप्त किया जा सकता है, जो व्यक्ति की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप घर में वातावरण का निर्माण कर सकता है। ये परिकल्पना होटल और अस्पतालों में लाभकारी हो सकता है। इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर स्मार्ट सिटी के विकास में किया जा सकता है, जिसमें किसी शहर के विकास और तंत्रों को आपस में जोड़कर उनका बेहतर प्रबंधन और प्रयोग किया जा सकता है। जैसे शहर के विभिन्न यातायात प्रणालियों को जोड़कर बेहतर यातायात प्रबंधन। आईओटी के प्रयोग से स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी और आपातकालीन सूचना प्रणाली को लागू किया जा सकता है। इस व्यवस्था में विभिन्न संवेदी उपकरणों द्वारा दूर से ही किसी व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। आईओटी को सिस्टम्स ऑफ सिस्टम और नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। भारत में बेंगलोर शहर आईओटी के अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई है, जहां कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में अनुसंधानरत है। आईओटी के पूर्ण उपयोग के लिए 5G नेटवर्क की आवश्यकता होगी। भारत में बीएसएनएल के 5G नेटवर्क की शुरुआत और आईओटी परिकल्पना के विकास संबंधी कार्यक्रम निकट भविष्य में चलाए जाएंगे। आईओटी के व्यापक प्रयोग से कई क्षेत्रों में साइबर हमले, आंकड़ों की चोरी तथा निष्ठा हनन जैसे खतरे सामने आते हैं। आईओटी को अपनाए जाने से विकसित और विकासशील देश में इंटरनेट स्पीड का अंतर एक महत्वपूर्ण विषय है। अब हम जानेंगे डिजिटल इंडिया क्या है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश को बदलना है। देश को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा योजनाबद्ध किया गया है और इसे चरणबद्ध तरीकों से कार्यान्वित किया जाएगा। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सेवाओं और नागरिकों के अधिकार इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो। डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? सूचना तथा संचार संबंधी अवसंरचना का विकास, जैसे फोन, इंटरनेट बैंकिंग, नागरिकों की डिजिटल पहचान, ग्रामीण संसाधन केंद्र। सरकारी सेवाएं और सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, जैसे दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा, विभिन्न नागरिकों तक पहुंचे। डिजिटल सशक्त समाज की रचना के लिए नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, जिसके लिए पूरे देश में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 9 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसे डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ कहा जाता है। कौन कौन से हैं वो 9 स्तंभ? पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा पहुंचाई जाएगी। दूसरा है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल। इससे अगले 4 से 5 वर्षों तक भारत के सभी नागरिकों तक मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके द्वारा नागरिकों को फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, विभिन्न ई गवर्नेंस सुविधाएं प्राप्त होंगी। तीसरा है सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम। इसके तहत सुविधा केंद्रों के द्वारा नागरिकों को इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए डाक केंद्रों को बहुउद्देशीय केंद्रों में बदला जा रहा है। चौथा है ई प्रशासन। इसके अंतर्गत सूचना तकनीकी की सहायता से विभिन्न दफ्तरों तथा विभागों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे बेहतर कार्य दक्षता तथा पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार लाया जाएगा। नेक्स्ट है ई क्रांति। इसके अंतर्गत विभिन्न नागरिक सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, चिकित्सीय केंद्र आदि। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है ना, इंफॉर्मेशन टू ऑल, 6 नंबर का स्तंभ है इंफॉर्मेशन टू ऑल। इस योजना में सभी नागरिकों को अलग अलग माध्यमों के द्वारा समान रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान संवर्धन तकनीकों का विस्तार किया
जाएगा। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जों के आयात को शून्य करना है। आईटी फॉर जॉब्स, ये क्या है? इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। इसमें ऐसे कार्यक्रमों को पूरा किया जाता है जो तात्कालिक तौर पर जरूरी है, जैसे स्कूल, कॉलेज और दफ्तर में बायोमेट्रिक पहचान, है ना। विश्वविद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा, सरकारी कार्यों के लिए सुरक्षित ईमेल प्रणाली, स्कूलों की किताबों को ई बुक या ई बस्ता में बदलना, गुमशुदा बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल का निर्माण करना। ठीक है। अब इसकी चुनौतियां क्या क्या है? डिजिटल इंडिया की चुनौतियां: मोबाइल फोन में आवृत्तियों की कमी, मोबाइल सेवा की गुणवत्ता की कमी, इसके सार्वभौमिक पहुंच के लिए चुनौती है। ब्रॉडबैंड, हाईवे और सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन को पूरा पूरा किए जाने के लिए अनावश्यक देरी हो रही है ना। एनओएफएम को पूरा किए जाने में अनावश्यक देरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच कम है और इंटरनेट पर उपलब्ध ज़्यादातर आंकड़े अंग्रेजी भाषा में है। मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा सभी नागरिकों तक पहुंचाने के क्रम में सस्ते इंटरनेट और मोबाइल उपकरणों का उपलब्ध कराना एक गंभीर चुनौती है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा भारत में अंकीय विभाजन को कम करने के लिए सामान्य साक्षरता और जागरूकता पर बल देना आवश्यक है। भारत में निजता सुरक्षा, आंकड़ों की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ई वाणिज्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर कमजोर है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की शक्तिशाली सुरक्षा योजना बनाने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और आईटी फॉर जॉब्स के संदर्भ में रोजगार के नए अवसर सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही उपलब्ध है। इनका विकेंद्रीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार आवश्यक होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं डिजी लॉकर क्या होता है। डिजिटल लॉकर साइबर स्पेस पर उपलब्ध एक समर्पित संग्रहण स्थान है जहां नागरिक अपने सामान्य कागजी दस्तावेजों को ई दस्तावेजों में बदलकर संग्रहित रख सकता है। डिजी लॉकर को आधार से जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ई दस्तावेजों का प्रचलन बढ़ाना, सरकारी कार्यों में, शैक्षिक कार्यों में ई सर्टिफिकेट का प्रयोग करना, विभिन्न विभागों पर कागजी दस्तावेज के अनावश्यक दबाव को कम करना है। ठीक है। अब सोशल नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। इसकी सुरक्षा 3 तरह से देखी जा सकती है: निजी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, है ना। निजी सुरक्षा के तहत क्या होता है? निजता का हनन नहीं होना चाहिए, पहचान चोरी नहीं होनी चाहिए, छवि को हानि, अपराध, ये मुद्दे आते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सोशल सोशल वायरस, है ना, दंगा भड़काना, हेट क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, गोरखालैंड मूवमेंट आदि आते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा अगला सेक्शन क्या है। अगला सेक्शन आएगा डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना, प्रतिरक्षा तकनीक, है ना। प्रतिरक्षा तकनीक के अंतर्गत हम देखेंगे वीपन्स क्या होते हैं। वीपन्स में भी 2 तरह के होते हैं: कन्वेंशनल वीपन्स जो लिमिटेड डैमेज करते हैं, और वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, है ना, बड़े क्षेत्रों में नुकसान करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल वीपन्स, केमिकल वीपन्स, न्यूक्लियर वीपन्स। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल वीपन्स को पहले जानते हैं। इसमें ऐसे गैसों और रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति के शारीरिक तंत्रों को नुकसान पहुंचाता है या कार्य क्षमता कम कर देता है या मृत्यु का कारण बनता है, जैसे ब्लिस्टर एजेंट त्वचा या आंखों पर हमला करता है ना, जैसे फाजिन, मस्टर्ड गेट, लेविसिड, ये होता है। नर्व गैस में क्या क्या आता है? ये व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और व्यक्ति को लकवाग्रस्त बना देता है, जैसे सेरिन और साइक्लोसेरिन। ब्लड एजेंट क्या होता है? ये रक्त में विषाक्तता पैदा कर व्यक्ति को मार देता है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोजन साइटोराइड जिसके अंतर्गत आता है ना। पल्मोनरी एजेंट श्वसन तंत्र को लकवाग्रस्त बना देता है, जिससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट आता है केमिकल वेपन कन्वेंशन, 1997 में हुई थी। इसके सदस्य देश रासायनिक हथियारों के निर्माण, संग्रहण और प्रयोग नहीं कर सकते। भारत इसका सदस्य देश है और अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट कर चुका है।
जिसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र दल के निरीक्षक दल के द्वारा किया जा चुका है। इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और दक्षिणी सूडान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए तथा इजराइल इसे बिना हस्ताक्षर किए लागू कर चुका है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल वीपर। इसमें ऐसे रोगाणुओं का चुनाव किया जाता है जो अत्यधिक संक्रमणकारी है और जिसके लिए दवा उपलब्ध न हो। इसके विकास के लिए जैव तकनीक और जीन अभियांत्रिकी आदि का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है पैथोजेंस, जिन्हें हम रोगाणु कहते हैं, है ना। इसके अंतर्गत आता है वायरस और बैक्टीरिया। वायरस में क्या आता है? स्मॉल पॉक्स, वायरल फीवर। बैक्टीरिया में क्या आता है? क्लोरिया, प्लेग, है ना, एंथ्रेक्स, ये आता है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972। इसके सदस्य देश जैविक हथियारों का निर्माण, संग्रहण और प्रयोग नहीं कर सकते। भारत इसका सदस्य देश है। अब हम जानेंगे नाभिकीय हथियार, है ना। वायु, थल और जल। ठीक है, वायु में एयर ड्रोन्स, लड़ाकू विमान, थल में मिसाइल, अग्नि और पृथ्वी, जल में भी मिसाइल जैसे धनुष, K-15, K-14 पनडुब्बी। भारत की प्रतिरोधक क्षमता नाभिकीय हथियारों पर निर्भर है। वर्तमान समय में भारत जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों से नाभिकीय हमला कर सकता है। इसे हम न्यूक्लियर ट्राइड या नाभिकीय त्रय कहते हैं। टाइप्स ऑफ मिसाइल कौन सी होती है? एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, इसे दागने के बाद इसके पथ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये वलयाकार पथ पर गति करता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। इसे आसानी से राडार के द्वारा देखा जा सकता है और एयर डिफेंस प्रणाली के द्वारा इसे नष्ट किया जा सकता है, जैसे अग्नि, पृथ्वी। नेक्स्ट आते हैं क्रूज मिसाइल। ये सतह के करीब उड़ता हुआ गति करता है और इसे उड़ान पथ में नियंत्रित किया जा सकता है। ये आसानी से राडार की नज़र में नहीं आता है और इसे एयर डिफेंस प्रणाली से ध्वस्त करना अपेक्षाकृत कठिन है, जैसे ब्रह्मोस, निर्भय। भारत के मिसाइल कौन कौन से? पहले हम देखेंगे बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक में IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। आदर्श में K सीरीज आती है, K-15, K-4। धनुष, अस्त्र, शौर्य, प्रहार। ठीक है। क्रूज के अंतर्गत आता है ब्रह्मोस और निर्भय, है ना। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। IGMDP की शुरुआत 1983 में बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों के विकास के संदर्भ में किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 5 बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास कार्य शुरू किया गया, जिसमें त्रिशूल मिसाइल है, जो प्रक्षेपास्त्र का कार्यक्रम 2008 में बंद कर दिया गया है। IGMDP के तहत सर्वप्रथम पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया है। अब हम जानेंगे अग्नि के बारे में। ये सतह से सतह पर प्रहार करने वाली ठोस ईंधन युक्त मिसाइल प्रणाली है, जिसमें नाभिकीय और परंपरागत दोनों प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। वर्तमान में इसके 5 संस्करण हैं। कौन कौन से? अग्नि फर्स्ट, है ना, 700 से 1200 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है। अग्नि सेकंड में 2000 से 2500 तक की रेंज है। अग्नि थर्ड में 3500 तक की रेंज है। अग्नि फोर्थ प्राइम में, है ना, अग्नि प्राइम जो अग्नि फोर्थ है, इसमें 4000 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि फिफ्थ में 5000 की रेंज है। ठीक है। अग्नि 5 को हम जानेंगे। ये भारत का प्रथम अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, जिसका विकास अग्नि थर्ड पर एक अतिरिक्त चरण जोड़कर किया गया। चीन के खिलाफ परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के संदर्भ में अग्नि 5 महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा चीन के सभी सामरिक ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। MIRV, है ना, MIRV का क्या फुल फॉर्म है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है MIRV, है ना, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, है ना। मल्टीपल पेलोड जो होता है, इसे MIRV कहते हैं। MIRV तकनीक से युक्त होने के कारण ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। ठोस ईंधन युक्त होने के कारण इसे आसानी से मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। युद्ध क्षेत्र में इसकी स्थिति लगातार बदली जा सकती है या अप्रत्याशित प्रहार किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे पृथ्वी। ये कम दूरी का सतह से सतह पर प्रहार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है।
जिसमें मुख्य तौर पर तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी नाभिकीय हथियार ढोने में सक्षम है। ठीक है। पृथ्वी फर्स्ट 150 किलोमीटर फर्स्ट चरण तरल होता है इसमें। पृथ्वी सेकंड 250 से 350 किलोमीटर। पृथ्वी थर्ड 350 किलोमीटर के लगभग। पृथ्वी प्रक्षेपात का विकास पाकिस्तान के संदर्भ में है। परमाणु प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है इसका पृथ्वी का जो वो विकास है। डीआरडीओ के अनुसार पृथ्वी एक मिसाइल को प्रहार मिसाइल के से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो ठोस ईंधन पर आधारित होगा। फलस्वरूप इसे अत्यंत कम समय में मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। धनुष के बारे में जानेंगे। धनुष पृथ्वी का नौसेना संस्करण है जिसे जहाजों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। किसमें सक्षम है? परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब के सीरीज मिसाइल के बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं K-50। ये भारत का पहला सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है और इसकी तैनाती अरिहंत परमाणु पनडुब्बी पर की गई है। ये जल के अंदर नाभिकीय हमला करने में सक्षम है। K-15 के जमीनी संस्करण का विकास भी किया गया है जिसे शौर्य मिसाइल कहते हैं। K-4 ये के सीरीज का दूसरा प्रक्षेपास्त्र है जिसकी रेंज या मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इसका प्रथम परीक्षण 2016 में किया गया है और इसे अरिहंत परमाणु पनडुब्बी पर तैनात किया जाएगा। K-5 प्रक्षेपास्त्र का विकास कार्य जारी है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होगी। के श्रेणी के प्रक्षेपास्त्रों के विकास के साथ ही भारत विश्व का 5वां देश बना जिसके पास SLBM है जो मैंने अभी ऊपर बताया था। अब जानेंगे आकाश के बारे में। ये सतह से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। ये 2 चरणों की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है जिसके प्रथम चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में रैमजेट प्रणाली का विकास किया गया है ना। ठीक है। टर्बजेट इसमें पंखे लगे हुए हैं। रैमजेट 3 मैक के आसपास इसका होता है। स्क्रैमजेट स्पीड हाइपरसोनिक अप टू 5 मैक के आसपास होती है। रैमजेट के बारे में देखते हैं। ये तरल ईंधन पर आधारित है जो उड़ान के दौरान ही वायुमंडल से ऑक्सीजन की प्राप्ति करता है। फलस्वरूप इसमें ऑक्सीकारक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहते हैं। आकाश मिसाइल में राजेंद्र नामक राडार लगाया गया है जो उड़ते समय विस्तृत वायु क्षेत्र में उपस्थित अन्य वस्तुओं का पता लगाता है। नाग के बारे में जानेंगे। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल भी बोलते हैं इसे, दागो और भूल जाओ। इसकी मारक क्षमता 7 किलोमीटर है और ये अवरक्त निर्देशन प्रणाली पर आधारित है और इसे दिन और रात किसी भी समय दागा जा सकता है। इसके हेलीकॉप्टर संस्करण का विकास भी किया गया है जिसे हेलिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलिना कहा जाता है। त्वरित कार्यवाही के लिए नामिका नाग मिसाइल कैरियर का विकास किया गया है जिसमें 12 नाग प्रक्षेपास्त्रों को रखा जा सकता है और दागा जा सकता है। अस्त्र के बारे में जानेंगे, है ना। BVRAAM क्या होता है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एंड एयर टू एयर मिसाइल, है ना। अस्त्र ये भारत द्वारा निर्मित प्रथम एयर टू एयर मिसाइल है। इसके 2 संस्करणों का विकास किया गया है। क्या क्या किया गया है? पहला है अस्त्र मार्क फर्स्ट, इसकी रेंज है 25 से 44 किलोमीटर। दूसरा है अस्त्र मार्क 2, इसकी रेंज 80 किलोमीटर से अधिक है। सितंबर 2017 में इस मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया गया है। इसे जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अब हम देखेंगे क्रूज मिसाइल के तहत ब्रह्मोस को, है ना। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस का उद्देश्य भारत और रूस की सेना को आधुनिकतम क्रूज मिसाइल से लैस करना तथा विश्व बाजार में इसे बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता प्रारंभिक तौर पर 290 किलोमीटर थी। भारत को MTCR की सदस्यता, MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की सदस्यता मिलने के बाद अब ब्रह्मोस से एक्सटेंडेड वर्जन का विकास किया जा रहा है जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर की होगी। कितनी होगी? 400 किलोमीटर की होगी। ब्रह्मोस 200 से 300 किलोग्राम तक के नीति भार को ढो
सकता है और इसकी 4 मुख्य संस्करण विकसित किए गए हैं। इसके 4 मुख्य संस्करण विकसित किए गए कौन कौन से? जल, थल, वायु और पनडुब्बी। जल और थल को विकसित किया गया है, कर लिया गया है, वायु परीक्षण पर है और पनडुब्बी भी अभी परीक्षण पर है। अलग अलग प्रकार के ब्रह्मोस से ब्रह्मोस फर्स्ट और ब्रह्मोस सेकेंड। ठीक है, ब्रह्मोस फर्स्ट की स्पीड 3 मैक के लगभग है, इंजन इसमें रेमजेट है ना, और ये डेवलप्ड हो चुका है। ब्रह्मोस सेकेंड की स्पीड 7 मैक के बराबर है, स्क्रैमजेट इंजन है इसमें और यह भी अंडर डेवलपमेंट में है। अब जानेंगे हम निर्भय के बारे में। ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 0.8 मैक है, रेंज 100 किलोमीटर के लगभग है। इंजन ट्यूब जो टर्बोजेट है, पेलोड मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेलोड इसमें है। इसे जल, थल और वायु तीनों जगह से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अब तक इसमें 4 परीक्षण किए गए, जिसके परिणाम मिश्रित रहे। इसका विकास कार्य जारी है और इसे कुछ ही वर्षों में सेना में शामिल किया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बीएमडी, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। भारत ने दोहरे स्तर के बीएमडी प्रणाली को विकसित किया है। पहला कौन सा है? पीएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस। ये अधिकतम 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन मिसाइल को नष्ट कर सकता है। इस प्रणाली में इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में पृथ्वी मिसाइल का प्रयोग किया गया है। एएडी, एडवांस एयर डिफेंस। ये अधिकतम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन मिसाइल को नष्ट कर सकता है। इस प्रणाली में इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में अश्विन मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। बीएमडी प्रणाली के द्वारा सर्वप्रथम दिल्ली और मुंबई शहर को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह प्रणाली चीन और पाकिस्तान के हमले से बचने तथा भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन की नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसे रूस से प्राप्त किया गया है, जिसके द्वारा 400 किलोमीटर के क्षेत्र में मिसाइल, ड्रोन या लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया जा सकता है। यह प्रणाली ट्रक आधारित है ना, जिससे अत्यंत कम समय में तैनात किया जा सकता है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस एयर डिफेंस प्रणाली की तुलना अमेरिका के द्वारा विकसित थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम से की जाती है। अब देखेंगे हम बराक 8। यह भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है। इस मिसाइल प्रणाली का उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र में दुश्मन मिसाइलों को ध्वस्त करना है। इस मिसाइल की तैनाती आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची जैसे लड़ाकू बेड़ों पर की गई है। अब हम जानेंगे सबमरीन के बारे में या पनडुब्बी के बारे में। 2 तरीके से इसको बताया जाता है, परमाणु शक्ति और डीजल बैटरी चालित, है ना। परमाणु शक्ति से आईएनएस चक्र, ये हमने रूस से प्राप्त किए। आईएनएस अरिहंत, ये भारत में निर्मित है। डीजल बैटरी चालित कौन सी है? आईएनएस शिशुमार वर्ग, है ना, आईएनएस सिंधु घोष वर्ग, है ना, आईएनएस कलवरी वर्ग। आईएनएस अरिहंत, ये भारत निर्मित प्रथम परमाणु शक्ति चालित बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र युक्त प्रणाली है। इसका विकास विशाखापट्टनम में किया गया है। इसका जलावतरण 2009 में किया गया है तथा 2016 में इसे विधिवत इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसमें 83 मेगावाट का यूरेनियम आधारित प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगाया गया है, जिसका विकास कलपक्कम में किया गया है। आईएनएस अरिहंत में सामान्य टारपीडो के साथ साथ K-15 मिसाइल की तैनाती की गई है, जो परमाणु हथियार ढो सकता है। भविष्य में इसमें K-4 प्रक्षेपास्त्र को भी तैनात किया जाएगा। इस पनडुब्बी के निर्माण के साथ ही भारत विश्व का 6ठा देश बना जो परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी का निर्माण कर सकता है। अरिहंत वर्ग के दूसरे पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का समुद्र में परीक्षण किया जा रहा है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट 75। इस परियोजना के तहत भारत फ्रांस के स्कॉर्पियन पनडुब्बी तकनीकी के आधार पर मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का विकास कर रहा है, जिसे कलवरी वर्ग सबमरीन कहा जाता है। इस वर्ग के प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को दिसंबर 2017 में नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इस वर्ग के दूसरे और तीसरे सबमरीन आईएनएस खांडेरी और आईएनएस करंज को समुद्र में
परीक्षण किया जा रहा है। इस वर्ग में कुल 6 पनडुब्बियों का विकास किया जाएगा। कितनों का किया जाएगा? 6 पनडुब्बियों का विकास किया जाएगा। अब हम देखेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे विमान वाहक पोत कहते हैं। इसके अंतर्गत आईएनएस विक्रांत है ना, यूके के द्वारा दिया गया था, 1961 से 97 तक रहा है। आईएनएस विराट यूके के द्वारा 1987 से 2017 तक रहा। आईएनएस विक्रमादित्य रशिया के द्वारा 2013 में। आईएनएस विक्रांत इंडिया में बनाए, अंडर डेवलपमेंट है। आईएनएस विशाल है ना, ये अभी प्लानिंग चल रही है इसकी, ये भी अंडर प्लान में है। आईएनएस विक्रमादित्य ये रूस का एडमिरल क्रोसर्क विमान वाहक पोत है, जिसे नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में प्राप्त किया गया तथा 2014 से ये सेवारत है। इस पोत पर 36 लड़ाकू विमान, 6 हेलीकॉप्टर और 1500 नौसैनिक रह सकते हैं। ये समंदर में लगातार 45 दिन तक चल सकता है। ये वर्तमान में भारत का एकमात्र सेवारत विमान वाहक पोत है। अब आता है हमारा आईएनएस विक्रांत। ये भारत द्वारा निर्मित प्रथम विमान वाहक पोत है, जिसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। ये 40,000 तक टन क्षमता का विमान वाहन पोत है, जिसका जलावतरण 2013 में किया गया। इसे 2023 तक नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। भविष्य में इसी वर्ग के दूसरे विमान वाहक पोत आईएनएस विशाल का निर्माण किया जाएगा, जो 65,000 तक टन क्षमता का होगा। आईएनएस विक्रांत के विकास के साथ ही भारत विमान वाहक पोत बनाने वाला 5वां राष्ट्र बन चुका है। नेक्स्ट आता है अननेम्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। इसके अंतर्गत आता है निशांत, पंची, लक्ष्य, रुस्तम और ओरा। ठीक है, अब देखिए हम निशांत को। ये बहुउद्देशीय चालक रहित विमान है, जिसे 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में सर्वेक्षण, निगरानी, जासूसी, अग्रिम चेतावनी और लक्ष्य निर्धारण के लिए किया जाता है। निशांत उड़ाने के लिए स्लिंग शॉट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। निशांत के पहिए संस्करण का भी विकास किया गया है, जिसे पंची कहते हैं। इसे छोटी हवाई पट्टी पर उतारा और उड़ाया जा सकता है। अब देखेंगे हम लक्ष्य के बारे में। इस पायलट रहित विमान का प्रयोग वायु प्रतिरक्षा दस्ता के द्वारा अभ्यास के दौरान लक्ष्य के रूप में किया जाता है। इसे 100 किलोमीटर के दायरे में 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है। इसे पुनः प्राप्त कर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। रुस्तम ये भारत का पहला उच्च क्षमता मानव रहित लड़ाकू विमान है, जिसका नामकरण इसके निर्माणकर्ता आईआईएससी के प्रोफेसर रुस्तम दामनिया पर किया गया है। रुस्तम पर एक फिल्म भी आ चुकी है अक्षय कुमार की, आप देखेंगे। ठीक है, रुस्तम ये इसी रुस्तम पर आई है, जो प्रोफेसर थे आईआईएससी रुस्तम दामनिया, इसी पर अक्षय कुमार ने बनाई है। इसका प्रथम परीक्षण 2009 में किया गया था, लेकिन आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रुस्तम के नए संस्करण रुस्तम 2 का विकास किया गया है। फरवरी 2018 में रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया गया है। ये विमान 25,000 फीट से ऊपर 24 घंटे तक उड़ सकता है तथा अपने साथ विभिन्न प्रकार के निगरानी यंत्र और हथियार भी ढो सकता है। डीआरडीओ के अनुसार अगले 2 वर्षों में रुस्तम को पूर्ण विकसित कर लिया जाएगा। अब आता है हमारा ओरा, ऑटोनोमस अननेम्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। ये अपने विकास के प्रारंभिक स्तर पर है। ये अब तक भारत का सर्वाधिक उन्नत मानव रहित विमान होगा, जिससे छोटे प्रक्षेपास्त्र और बम दागने की क्षमता होगी। स्टील्थ तकनीक है ना, स्टील्थ तकनीक कभी कभी पूछ ली जाती है। डिफेंस सेक्टर में उपयोग होती है। स्टील्थ तकनीक से युक्त होने के कारण ये राडार की नज़र में आसानी से नहीं आएगा। अब आता है एलसीए तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुआयामी सुपरसोनिक हल्का लड़ाकू विमान है, जिसके विकास के साथ भारत सुपरसोनिक विमान बनाने वाले 8 देशों में शामिल हो गया है। तेजस के द्वारा भारतीय वायुसेना में मिग श्रृंखला के विमानों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तेजस एक सीट, एक इंजन तथा सभी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम विमान है। इसमें उड़ान के दौरान ही ईंधन भरे जा सकते हैं। जुलाई 2016 में तेजस की पहली खेप को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। एलसीए तेजस को अब तक फाइनल ऑपरेशनल
क्लियरेंस प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वायुसेना में इसकी संख्या सीमित है। हमारा लास्ट आता है दसाल्ट राइफल, है ना, दसाल्ट राफेल, है ना, जो राफेल का मुद्दा चलता रहता है वो यही है। ये फ्रांस निर्मित मध्यम बहुउद्देशीय युद्धक विमान है। 2 इंजन वाला यह लड़ाकू विमान विभिन्न प्रकार के मिसाइल और हथियारों को ढो सकता है। ये 1200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है तथा सेमी स्टेल्थ क्षमता के कारण कुछ हद तक राडार को धोखा दे सकता है। भारत और फ्रांस के बीच हुए करार के अनुसार 2019 तक फ्रांस भारत को 36 राफेल विमानों को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद के विमानों का निर्माण तकनीकी स्थानांतरण के बाद भारत में ही किया जाएगा। मतलब फ्रांस ये तकनीक भारत को सिखाएगा और भारत में ही फिर राफेल बनेंगे। ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का ये सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, कल से हम इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।